नमस्कार। आज की कहानी का नाम है 100 दिन सास के। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जब व्यक्ति बलवान होता है तो उसे लगता है कि वो संसार जीत सकता है, पर बल एक ऐसी शक्ति है जो समय के साथ साथ कम होती जाती है। यही कारण है कि हमारे सनातन समाज में बल से अधिक बुद्धि को महत्व दिया गया था। बुद्धि की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जाती है। मनुष्य बुद्धि के ही दम पर तो धरती के समस्त जीवों में अग्रणी बना हुआ है। शुरू करते हैं कहानी 100 दिन सास के। विदुला जी सोकर उठी और लाठी लेकर कांपते हुए अपने कमरे से बाहर चली। अत्यधिक कमजोरी और बुखार के कारण वॉशरूम तक पहुंचने से पूर्व ही उनका मूत्र विसर्जन हो चुका था। ये देखकर तो वो परेशान हो उठी। वॉशरूम उनके कमरे से काफ़ी अधिक दूरी पर था, जिसके कारण अक्सर वहां तक पहुंचने से पूर्व ही उनका मूत्र त्याग हो जाया करता था। फर्श पर पड़े मूत्र को देखकर विदुला जी परेशान हो उठी। तभी उनकी बहू किचन से बाहर आई। हे राम, ये क्या किया बुढ़िया? अब ये कौन साफ करेगा? राम राम, मैं तो स्नान कर चुकी हूँ और जमादारनी और महरीन भी अपने काम करके जा चुकी हैं। रुको, झाड़ू लाती हूँ। तुमने गंदगी फैलाई है और तुम ही साफ करो। बहू ने झिड़क कर कहा। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे उस कमरे में रहने दो जिस कमरे में अटैच वॉशरूम है। घर में 2 कमरे अटैच वॉशरूम के साथ हैं। एक में तुम और सुधी रहते हो, दूसरा मुझे दे दो, कांपती आवाज़ में विदला जी ने कहा। हाँ हाँ, तुम्हें वहीं रहने दें ताकि तुम भी वहाँ भी गंदगी फैलाओ। वो कमरा आने जाने वाले मेहमानों का है और मेहमान बनकर सिर्फ मेरे घर वाले नहीं आते हैं, तुम्हारे दूसरे बेटे बहुएं बेटी दामाद भी आते हैं। उन्हें तुम्हारे वाले कमरे में ठहरा दिया करूं? एक ढंग का कमरा उनके लिए रख छोड़ा है, वो भी इनको दे दें। बड़बड़ाते हुए बहू झाड़ू लेकर आई और दूर से ही उनके पास फेंक दिया। पानी की बाल्टी और मग्घा भी पास ही रख दिया। किसी तरह कांपते हाथों से विदला जी ने गंदगी नज़दीकी नाली में बहाई। अरे प्रतीक्षा, मेरा नाश्ता टिफ़िन वगैरह कुछ बना कि नहीं? विदुला जी का बेटा सुधांशु ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। कैसे बनाऊं नाश्ता? पहले अपनी माँ की करतूत तो देखो, पूरे ड्राइंग रूम में अपना गंगा जल बहा रखा है। अरे वो बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें वो मेहमानों वाला कमरा दे दो, झंझट खत्म हो, सुधांशु ने समझाया। दे दो, ठीक है, दे दो, मुझे क्या। और अपने भाई बहनों को इनके उस बदबूदार कमरे में ठहराना। मेरे घर से कोई आएगा तो तुम भी इन्हीं के कमरे में जाकर सोगे, मैं तो बच्चों के कमरे में सो जाऊंगी और हमारा बेडरूम मेरे घर वालों को दिया जाएगा। बोलो मंजूर है? उफ़ो, अभी कौन सा मेहमान आया जा रहा है, जब आएगा तब देखेंगे। तब नहीं, ये फैसला तो अभी ही होगा। ठीक है ठीक है, मैं ही सो जाऊंगा उस कमरे में। अब तो तुम खुश हो? अम्मा का सामान शाम होने तक उस कमरे में शिफ्ट करा दो। ये रोज़ रोज़ का झंझट खत्म हो। मेरे सिर पर और भी परेशानियां हैं, मैं तुम लोगों की बहसबाजी में नहीं फंसना चाहता। सुधांशु बिना टिफ़िन लिए, बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला गया। पर यह अच्छा हुआ कि विदला जी का सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करा दिया गया। रात के खाने में उन्हें पानी जैसी दाल, 2 जली रोटियां और बिल्कुल गले हुए चावल थाली में परोस कर रख दिए गए। कमला, किचन से खीर की महक आ रही थी, क्या आज खीर भी बनी है? नहीं तो माँ जी, नौकरानी ने चौंक कर कहा। विदला जी से नहीं रहा गया, कांपते हुए उठी और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी, जहाँ सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों आ गई? आपका खाना भिजवा तो दिया गया है, बहू ने कहा। मुझे खीर की महक आई है, मुझे वो जली हुई रोटियां नहीं खानी है, बस 1 कटोरी खीर दे दो। प्रीति, तुमने इन्हें खीर नहीं दी? सुधांशु ने पूछा। हाँ हाँ, मैं तो बड़ी बुरी हूँ ना। अरे, खीर खाने से इनका पेट खराब हो जाता है, फिर पूरे कमरे में पॉटी करती फिरती हैं। वो सब क्या तुम साफ करोगे? बुढ़ापे में ना तो पेट रुकता है और ना ही जीभ रुकती है। मैं कहाँ तक समझाऊँ? बच्चों को समझा दो तो वो समझ जाते हैं, पर इनकी समझ में नहीं आता।
बहू ने कहा। माँ, प्रीति ठीक ही तो कहती है। डॉक्टर ने तुम्हें हल्का खाने खाने के लिए कहा है। खीर तुम्हें नुकसान करेगी। करने दो नुकसान, मुझे तो खीर ही चाहिए बस। जिद करके विदला जी ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी तो सुधांशु को हंसी आ गई। ठीक है, चलो हम लोग खाना ख़त्म कर लें, फिर मैं खुद तुम्हारे लिए तुम्हारे कमरे में खीर लेकर आ जाता हूँ, सुधांशु ने कहा। काफ़ी देर इंतज़ार किया पर सुधांशु खीर लेकर नहीं आया तो विदला जी से नहीं रहा गया। वो फिर उठकर आईं तो सभी लोग टीवी देख रहे थे। अरे माफ़ करना, वो खीर ख़त्म हो गई, पर मैंने प्रीति से कह दिया है वो तुम्हारे लिए कल खीर ज़रूर बना देगी, सुधांशु ने कहा। ये सुनकर तो विदला जी फूट फूट कर रोने लगी। कितनी इच्छा थी खीर खाने की, पर बहू ने जानबूझकर पूरी खीर समाप्त कर दी। उन्हें रोते हुए देखकर एक एक कर बेटा, बहू, पोते पोती सब अपने कमरे में सोने जाने लगे। अगले दिन सुबह सुबह सुधांशु अपने ऑफिस के काम के लिए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए। विदला जी काफ़ी देर तक नाश्ते की प्रतीक्षा करती रहीं पर किसी ने चाय को भी नहीं पूछा। तब वो लाठी टेकते हुए बाहर आईं और पाया कि बहू का कमरा बंद है, पड़ी सो रही है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। विदला जी ने बहू को दरवाज़ा खटखटाया। अरे बहू, कुछ खाने को दे दे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं दे सकूंगी। नौकरानी भी नहीं आई है, एक दिन का व्रत जान लीजिए। बहू से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। यही सोचकर विदला जी किचन में खुद ही कुछ खाना ढूंढने के लिए गईं, पर वहाँ उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। फ्रिज भी खाली पड़ी थी। उन्होंने सोचा कि जब बच्चे दोपहर में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो खाना उनके लिए बनेगा ही। यही सोचकर सो गईं। सोकर उठी तो शाम हो चुकी थी। उन्होंने फिर खाने के लिए पुकार लगाई पर किसी ने जवाब देना ज़रूरी ही नहीं समझा। तब वो उठकर बाहर आईं। देखा तो बहू टीवी देख रही थी, बच्चे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। बहू, अब तो खाना दे दे, दोपहर में बच्चों के लिए कुछ तो बना होगा। बच्चों के लिए बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वो समाप्त हो गया है। तो मैं क्या खाऊं? मेरी बला से आने दे, सुधांशु से तेरी शिकायत करूंगी। 3 दिन इंतज़ार कीजिए, शहर से बाहर गए हैं। ये कहकर बहू फिर टीवी देखने लगी। अब तो विदला जी परेशान हो गई। शाम से रात हो गई। डाइनिंग रूम में सब लोग खाना खा रहे थे पर किसी ने विदला जी को फिर नहीं पूछा खाने के लिए। वो फिर किसी तरह अपने कमरे से बाहर आईं और बड़ी ही दयनीय आवाज़ में उन्होंने खाना मांगा। मम्मी, दे दो ना दादी को खाना, क्यों परेशान कर रही हो? उनकी पोती ने अपनी माँ से कहा। अच्छा, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं क्यों परेशान कर रही हूँ। अरे ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, बस 15 साल ही बीते हैं। तब तू भी तो थी 8 साल की, तेरा भाई 4 साल का। तुझे क्या याद नहीं? सूरज उगने से पहले मुझे उठकर नहा धोकर पूजा करके 3 देवरों और दो नंदों की सेवा करनी पड़ती थी। मज़ार है कि कोई घर का काम कराने में हाथ भी बटा देता। तेरी बुआएं तो दिन भर पड़ी आराम करती रहती थीं। सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता था। झाड़ू पोछा, खाना पकाना, पूरे परिवार के कपड़े धोना। तेरी बुआएं भी अपने कपड़े मेरे सिर फेंक जाती थीं। दिन भर काम करके जो जूठन दूसरों की थाली में बचती थी वो ये बुढ़िया मुझे परोस देती थी। चुपके चुपके ये अपने बेटे बेटों के साथ रबड़ी मलाई खाती थी और तुम लोगों को देखते ही छुपा लेती थी। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारे पिताजी की कहीं नौकरी नहीं लगी थी और हमारा पूरा खर्च ससुर जी उठा रहे थे। देवरों की पढ़ाई हुई और वो लोग नौकरी करने दूसरे शहर बस गए। नन्ने सब ससुराल चली गईं, पर इस बुढ़िया को कोई नहीं ले गया। इसको मेरी छाती पर छोड़ दिया। वो तो मेरे मामा जी ने सोच लगाकर तुम्हारे पिता को रेलवे में लगवा दिया, वरना आज भी हम जूठन में पल रहे होते। अगर उन बुरे दिलों में इस औरत ने मेरा जरा भी साथ दिया होता तो आज मैं इसका ज़रूर ख्याल रखती। पर मेरा तो छोड़ो, इसने तो अपने खून अपने पोते पोतियों का भी ध्यान नहीं रखा। मैं तो पराई थी, पर तुम्हारा क्या दोष था?
अपने साथ हुए को तो मैं भूल भी जाऊं, पर तुम लोगों को रबड़ी के लिए मचलते देखकर कैसे दिल कचोटता था मेरा। तुम लोगों की स्कूल देने की फीस देने को पैसे नहीं होते थे। तुम्हें सरकारी आंगनवाड़ी में पढ़ने भेजा करती थी और तुम लोग आशा करते हो कि मैं वो सब भूल जाऊं। हरगिज़ नहीं। आज भी तुम्हारे चाचा और बुआ वगैरह आ जाएं तो देखो, बुढ़िया के पास जाने कहाँ से पैसे निकल आते हैं। पर तुम लोगों को कभी 5 रुपए की चीज़ लेकर दी इन्होंने? बहू रुआंसी हो उठी। अरे तो मैंने जो किया तुम लोगों के भले के लिए ही तो किया था। अगर मैं जोर ना देती तो सुधांशु तो नौकरी ढूंढने जाता ही नहीं, हमेशा निकम्मा रह जाता। तब तो इतना ना इतरा पाती। और फिर तुम्हारे ससुर जी की जायदाद में भी तो तुम लोगों को हिस्सा मिला है। क्या वो सब भी देवर ननद खा गए जो इतना सुना रही हो? जितना हिस्सा मिला उससे ज़्यादा तुम्हारे ऊपर खर्च हो चुका है। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। जाओ यहाँ से। जो कुछ खाने में बचेगा तुम्हारे कमरे में पहुँच जाएगा, झिड़क कर बहू ने कहा। दोनों पोती पोतियों का स्नेह उनकी माँ पर बरसने लगा। उन्होंने हिकारत से दादी की तरफ देखा और माँ को ढांढस बंधाने लगी। विदुला जी उठी और लाठी लेकर कांपते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ चली। वो समय उन्हें याद आया जब वो बेटे की कामचोरी का सारा श्रेय बहू को दिया करती थी। तेरे कारण ही तो वो काम ढूंढने नहीं जाता, तू ही उसे अपने पल्लू से बांधे रहती है। देख, मझले की शहर में नौकरी पक्की हो गई है, छोटे की भी नौकरी लग ही जाएगी। पर सुधांशु पर तो तेरे जैसी पिशाचिनी का साया है, वो कभी कुछ ना कर पाएगा। ऊपर से अब तो शराब भी पीने लगा है। सब तेरे मनहूस कदमों का प्रभाव है। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, पर मैं तो दरिद्रा को बहू बनाकर ले आई हूँ। उन दिनों सुधांशु ने शराब भी पीनी शुरू कर दी थी। इसका इल्ज़ाम भी बहू पर ही लगाया गया। ससुर ने तो दोनों को घर से ही निकाल दिया। 2 बच्चों और अपने पति के साथ प्रतीक्षा उसी शहर में स्थित अपने मामा जी के घर शरण लेने पहुंची। मन में एक डर था कि कहीं मामा जी ने भी उन्हें साथ रखने से इनकार कर दिया तो। पर मामा जी ने सुधांशु जी को रेलवे में ठेकेदारी का काम लगवा दिया। फिर उन्होंने कुछ ही महीनों में एक किराए का मकान ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। ससुर जी की मृत्यु के बाद जायदाद का बंटवारा हुआ। सभी भाई बहनों को हिस्सा मिला और सुधांशु जी को हिस्से के साथ साथ उनकी माता की जिम्मेदारी भी मिली। मिले हुए पैसों में कुछ पैसे मिलाकर उन्होंने एक मकान भी बनवा लिया। दोनों छोटे भाई बेंगलोर और पुणे में 20-20 मंजिला बिल्डिंग्स में रहते थे, इसलिए तय हुआ कि वह शहर माँ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो लोग बड़े भैया के साथ ही रहेंगी। आज भी दोनों भाई आते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। कोई भी माँ को 4 दिन के लिए भी अपने साथ नहीं रख सकता। बेटियां भी तब तक ही माँ का हाल चाल लेने आती रहीं जब तक माँ के पास थोड़े बहुत जेवर और नगदी रखे हुए थे। उसके बाद वो सब बच्चों की परीक्षा की और पढ़ाई का बहाना बनाकर गायब हो जाती थी। बिदला जी की आंख पर तो जैसे पर्दा पड़ा था। बड़ी बहू तो उन्हें पिशाचिनी ही दिखाई देती थी। बहू को दिखा दिखा कर देवरानियों और नंदों के ऊपर अपने पैसे और गहने लुटाया करती थीं। पोते पोतियों से भी उन्हें विशेष लगाव नहीं था। नाती नातिनों के लिए तो उनके पास पैसे होते थे, पर पोते पोतियों के लिए नहीं। खैर, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद बची हुई रोटी सब्जी उन्हें परोस दी गई। विदला ने चुपचाप रोटी खा ली। चुड़ैल, जैसा तू मेरे साथ कर रही है, कल तेरी बहुएं भी तेरे साथ करेंगी। खाते खाते उन्होंने बहू को एक और श्राप दे दिया।